दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइएगा क्योंकि हम आप सभी के लिए कक्षा 12वीं का पेपर लेकर आए हैं और वो है आपका अर्थशास्त्र का। ये इसके पहले भी एक हमने आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सेट बता दिया है। अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसको आप पूरा याद करेंगे। 100% आपके इसमें से 101% क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज़ ये आपकी किताब पर आधारित है, पूरा सही पेपर है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिल रही है, बिकॉज़ आपकी किताब पर आधारित है, इसलिए आपको सारा इसको लर्न करके जाना रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अर्थशास्त्र का आपका पेपर है 4 तारीख का। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू, क्योंकि जब मैं ऐसी बात आपको बताता हूं तो उसमें बहुत ही लॉजिक छिपा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसमें अध्ययन किया जाता है समग्र का। देखो दोस्तों, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात ये भी याद रखना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। वैसे यहाँ पर समग्र हमें दिया है, समग्र याद रखना। वैयक्तिक इकाइयों की अगर बात करें तो वो जो अध्ययन है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समग्र आप लिखेंगे। औसत लागत वक्र का आकार होता है। दोस्तों यहाँ औसत लागत वक्र जो है उसका आकार आप भैया बहनों को सभी को बताना रहेगा कंप्लीट, और वो हो जाएगा जेड अक्षर जैसा, ठीक। अगला देखो, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति, तो याद रखना वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बढ़ती है। करेक्ट आंसर में आपको बढ़ती है लिख देना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न आपका, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसमें आपको 1929 के बाद, ठीक है, ये आंसर लिखेंगे। 1929 के बाद में अस्तित्व में आया था समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का नहीं प्रकार है? तो साथियों इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आप लिखेंगे। ये जो दिया ना ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज करेक्ट याद रखना, और इसमें 1929 याद रखना। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई जिसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, ये बात मैं बता देता हूँ, बैंकों का बैंक, ठीक है, जिसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण होता है साथियों 1949 में, ठीक है, मतलब कि 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा इसको। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो साथियों प्यारे बच्चों आपको याद रखना रहेगा, पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और ब्याज की दर भी है। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, ठीक है। पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो भी होता है और ब्याज की दर भी होता है। किसका? निवेश का निर्धारक घटक, ठीक है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वो चिक चिक कर बता रहा है कि मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो। आपको याद करना है इसको लिख कर। देखिए, छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। साथियों आप लोगों को सभी टेस्ट पेपर का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा, और आपको ऐप डाउनलोड करना है। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, और चैनल का जो अबाउट सेक्शन है ना उसमें भी हमने लिंक डाल रखी है। तो वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मज़े उठा सकते हैं, मौज कर सकते हैं। छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पर व्यष्टि लिखना। अगला देखो, ऊंची तटस्थता वक्र स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। कौन से स्तर की? तो इसमें उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। अगला देखिएगा, पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों नाशवान जो वस्तुएं हैं उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का समरूप वस्तु का विक्रय वाला। दोस्तों इसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता लिखना रहेगा, ठीक है।
पूर्ण प्रतियोगिता आंसर आप करेंगे सभी बच्चे। ऐप की लिंक मैंने दे रखी है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। 499 आप लोगों का है, डिस्काउंट भी उसमें मिल रहा है। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई थी। तो आर्थिक महामंदी दोस्तों प्यारे साथियों आप लोगों को आंसर करना रहेगा 1929 में उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ खाली स्थान में 1929 लिख देंगे। कीन्स का रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। तो दोस्तों कीन्स जो है इसका रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। तो प्रभावपूर्ण मांग आप इसमें आंसर लिख देना। इसके बाद में देखिएगा निम्नलिखित में से सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ी आप बनाएंगे और ये सही जोड़ी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सही जोड़ी के बाद हम एक शब्द एक वाक्य वाले आंसर करेंगे सारे। मांग के आवश्यक तत्व, इसमें आपको 5 होते हैं, ठीक। स्थानापन्न वस्तुएं, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कार तथा पेट्रोल। वस्तु की पूर्ति, इसमें आपको याद रखना है उत्पादक के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका साम्य कीमत। तो दोस्तों जो साम्य कीमत है इसमें मांग बराबर पूर्ति, ये आपका सही है। भारत में बजट की स्वीकृति लोकसभा लिखेंगे और रक्षा पर व्यय ये गैर योजनागत व्यय होता है। इसको पूरा कंप्लीट कर लो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद में यहाँ पर मैंने आपको जोड़ी बताई। जोड़ी के बाद में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाला जो ये क्वेश्चन है इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। सभी भैया बहन याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको मैं एक बात ये भी कह देता हूँ कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिएगा जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। तो दोस्तों जब इसमें अगर देखा जाएगा तो कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो जाएगी, ठीक। तो पहले में अधिकतम लिख देना। अगला देखो, प्रति इकाई लागत को किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रति इकाई लागत है ना उसको बाजार लागत के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा आप सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके बाद में किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे 1 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार आपसे पूछा गया है ये। इसको स्टॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है। तो दोस्तों ये कहा था जे.बी. से ने, ठीक है। जे.बी. से आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद में उपभोग फलन का समीकरण क्या है। तो इसमें लिखना है C बराबर F/Y। ये उपभोग जो फलन है उसका समीकरण हो जाएगा। अब आपके सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा ध्यान से कंप्लीट करेंगे पूरा। इसमें देखो आप सभी, उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्यह्रास। तो इसमें आपको सही बताना है। अगला देखो, उत्पादन बंद करने से स्थिर लागत 0 हो जाती है। तो ये बात क्या है, सत्य है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, ये बात भी आपकी सत्य है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। बिल्कुल ये बात भी आप लोगों को सत्य बतानी है, मतलब कि ये भी आपका सही हो जाएगा। रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना है। अगला है, विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ज़रूर आप असत्य बताएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपके जितने भी दिए गए हैं क्वेश्चन ये सारे के सारे सही हैं। पहला वाला मतलब आखिरी वाला गलत है। बाकी सभी बच्चों को एक बात मैं कह ही चुका हूँ कि हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, ठीक है, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम भी है। मेंस एजुकेशन ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ आप अपना जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट पेपर्स जो हैं उसको कंप्लीट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि एक और सेट में बताने वाला हूँ।